वेलकम टू द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। दिस इज पंकज ओझा। दोस्तों लेकर आ गया हूँ ड्रिल थ्री में अगेन आपके सामने आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एलटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आइए देखते हैं आज के जो क्वेश्चंस हैं उनको। आप इसको तैयार कर लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। Question number 1, it is a travel poem and deals with Wordsworth's Alpine Tour of 1790। आपको जवाब देना है कौन सी पोम के बारे में हम बात कर रहे हैं। इट इज़ ए ट्रैवल पोम एंड डील्स विद वर्ड्सवर्थ एल्पाइन टूर ऑफ 1790। क्वेश्चन नंबर 1 को रिस्पॉन्ड कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है द टेबल टर्न, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, इमॉर्टेलिटी ओड, वर्ड इज टू मच विद अस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्केचेज के बारे में, ध्यान में रखिएगा। Let's move on to next question. In which play of Shakespeare do the characters Voltimand and Cornelius appear? Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, मच अडू अबाउट नथिंग, मैकबेथ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको चूज करना है। तो यहाँ पर हैमलेट इज द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। दोस्तों द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टू द पॉइंट आपको सीधे तैयारी करवाई जाती है, राइट अप्रोच के साथ तैयारी करवाई जाती है। जो भी बाकी के एस्पेक्ट हैं हम उसे इंक्लूड नहीं करते। सीधे सीधे जो क्वेश्चंस आपको करने, अगर इन 20 क्वेश्चंस को आप डेली करते हैं तो आप समझ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए एक महीने में कितने क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा। कहीं बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकते। जितनी अभी तक ड्रिल्स करवा दी गई हैं तो उनको ध्यानपूर्वक सारी ड्रिल्स को कर लीजिए और जो भी कोर्स है उसको पूरा कर लीजिए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी एग्ज़ाम होगा इस बात का पता चल जाएगा और जब आपको सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पेपर में रहेंगे तो इस बात का बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमने सही जगह पढ़ाई की। सो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ क्रिटिक सेड अबाउट कीट्स ही इज़ विद शेक्सपियर। बहुत ही क्लीशे टाइप क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। कौन है ये क्रिटिक जिन्होंने कहा ही इज़ विद शेक्सपियर? क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये मैथ्यू अर्नाल्ड को याद रखिए। हैजलिट, कॉलरेज, मैथ्यू अर्नाल्ड, रस्किन, 4 ऑप्शन है, इनमें से मैथ्यू अर्नाल्ड बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं दोस्तों। A distinguishable part of a poem that produces in words is known as। अब देखिए इससे क्या होता है, आपके दिमाग में इमेज प्रस्तुत होती जाती है। डिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ पोम है और प्रोड्यूसर्स इन वर्ड्स, वर्ड्स में प्रोड्यूस किया जाता है, शब्दों में इसे प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन आपके दिमाग में इमेज प्रस्तुत होती जाती है। तो इसे क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन है, इमेजरी, इमेजिज्म, इमिटेशन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर दोस्तों इमेजरी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। Question number 5. The royal throne of kings, this captured isle, the earth of majesty, the seat of Mars, this other Eden, dreamy paradise. Who expresses these sentiments in Richard II? Richard II में इंग्लैंड के बारे में इन सेंटिमेंट्स को किसने एक्सप्रेस किया है आपको बताना है। खुद रिचर्ड सेकंड ने, जॉन ऑफ गॉन्ट ने, बोलिनब्रोक ने, क्वीन ऑफ रिचर्ड सेकंड ने। आपको जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों यहाँ पर जॉन ऑफ गॉन्ट इज़ द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत क्लीशे टाइप, बहुत बार पूछा गया है वेरियस एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ डिफाइंड एज अ थॉट इन वर्स that does not come to an end at a line break. Instead, it continues to the next line. अब ये आसान है, अगर आपने पढ़ा है, हमारी प्रीवियस ड्रिल्स की है या बाकी किताबों में भी दिया हुआ है तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ऑप्शन है सिम्बॉलिज्म, इंजैममेंट, पैचवर्क, इमेजरी। तो दोस्तों अनडाउटेडली देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है डज नॉट कम टू एन एंड एट लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक पर ये ख़त्म नहीं होता। इसी से हमें अंदाज़ा लगा लेना है कि क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। हम इंजैममेंट की बात कर रहे हैं।
Question number 7. The capacity to see good or bad sides of the issue is. अब देखिए आपके अंदर जो क्षमता है, जो आपके अंदर योग्यता है किसी चीज़ के दोनों पहलुओं को देख लेने की, उसे क्या कहेंगे? एम्बिवेलेंस बोलेंगे, एक्रोनिम बोलेंगे, एक्सियोम बोलेंगे, कैनन बोलेंगे? आपको बताना है, जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो एम्बिवेलेंस इज़ द राइट आंसर। It is a Petrarchan sonnet by Wordsworth describing London and the River Thames viewed from Westminster Bridge in the early morning. It was first published in the collection poem in 2 volumes in 1807. अब आपको बताना है, दिस इज़ पेट्रार्कन सॉनेट। पहला आपको फैक्ट मिला जो कि आपको याद रखना चाहिए, क्या है? पेट्रार्कन सॉनेट है ये पोम जो भी है, ओके। वर्ड्सवर्थ ने इसे कंपोज किया है। लंदन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, रिवर टेम्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है, जैसा कि वेस्टमिनिस्टर ब्रिज से देखा गया इन दोनों को, लंदन को, रिवर टेम्स को, मॉर्निंग में। फर्स्ट पब्लिश्ड इन कलेक्शन पोम ऑफ 2 वॉल्यूम्स इन 1807। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लैकफ्राइस ब्रिज की बात कर रहे हैं। टावर्स, किस पोम की बात हो रही है? टावर ब्रिज की, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज की, वॉक्सहॉल ब्रिज की। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जिन दोस्तों के जवाब यहाँ पर सी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इज द राइट आंसर। द फिगर ऑफ स्पीच सिनेस्थीसिया इज। क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर सिनेस्थीसिया के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। सिनेस्थीसिया के बारे में कई बार बताया गया है आपको। सिनेस्थीसिया एक बहुत ही आज के समय का तो बहुत ही एक अच्छा फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे मैंने कहा, किसी को देख के आपको लगता है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी read all the 4 options. The experience of 2 or more modes of sensations when only one sense is being stimulated. The description of one kind of sensation in terms of another. Sense transference or sense analogy, all of the above. तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो देखिए सिनेस्थीसिया का पहले ही मैंने बताया था। जैसे किसी को आप कह दीजिए यू आर लुकिंग स्वीट, यार कोई मीठा दिख कैसे सकता है? तो मतलब वो अच्छा दिख रहा है, उसे बोलना चाहिए तुम अच्छे दिख रहे हो। हम कह रहे हैं यू आर लुकिंग स्वीट। आँखों से मिठास का अनुभव किया जा सकता है? नहीं। लेकिन फिर भी जब हम इस तरह के वर्ड्स का, भाषा का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसे सिनेस्थीसिया कहते हैं। यू आर लुकिंग कूल, यू आर लुकिंग स्वीट, ऐसे जो ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ये सिनेस्थीसिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर वही चीज़ें दी गई हैं कि एक से मान लीजिए आँखों का काम तो किसी को देखना होता है, लेकिन हम अगर कह दें कोई मीठा दिख रहा है तो वहाँ पे सिनेस्थीसिया हो गया, क्योंकि आँखों से कोई मीठा एक अगर किसी को चखो तभी तो पता चलेगा कि वो मीठा है कि तीखा है। लेकिन एक जो मोड ऑफ सेंसेशन है, हाँ, उसको दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वन काइंड ऑफ सेंसेशन को अनदर टर्म में डिस्क्राइब किया जाता है, तो वहाँ सिनेस्थीसिया होती है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10। हाउ वॉज द कैनोनाइजेशन फर्स्ट सर्कुलेटेड? पहली बार जब सर्कुलेट हुई कैनोनाइजेशन तो कैसे सर्कुलेट हुई? द प्रिंट, मैन्युस्क्रिप्ट, क्वार्टो, फोलियो, किस में ये सर्कुलेट हुई, किस में ये लोगों तक पहुंचना शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देना है। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में ही पहली बार ये लोगों तक पहुंचना शुरू हुई, सर्कुलेट हुई शुरू में, ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11। द पीस ऑफ सटायर ईदर इन प्रोज और वर्स मेनली पर्सनल अटैक इज नोन एज। नाउ दिस सटायर इज अ काइंड ऑफ पर्सनल अटैक। सो द ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आर गिवन। ले, मैग्नम, लैम्पून, नन ऑफ दीज। तो आपको चारों विकल्पों में जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। लैम्पून इज द राइट आंसर। इट इज़ अ काइंड ऑफ सटायर विच इज अ काइंड ऑफ पर्सनल अटैक, ओके। We are led asleep in body and become a living soul. In which poem of Wordsworth does this line occur? Important line, very critical lines when it comes to your upcoming examinations. आपको बताना है। टिंटन अबे के बारे में बात कर रहे हैं, द प्रिलूड के बारे में, मॉर्टेलिटी और द एक्सकर्सन, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर हम टिंटन अबे के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। टू गो अ होल हॉग,
ये इस इडियम का क्या मतलब है? टू अग्री फुल्ली, इमिनेंट डेंजर, टू फाइंड फॉल्ट, टू वर्क ऑल डे। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर टू अग्री फुल्ली, इफ यू आर गोइंग अ होल हॉग इट मीन्स यू आर अग्रीइंग फुल्ली, किसी से पूर्ण रूप से सहमत होना। टू गो अ होल हॉग का ये मतलब होता है। Milton's Pro Populo Anglicano Defense you translated as a defense of the civil power, B a defense of the new republic, C a defense of English people, D a defense of Anglo personalities। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देना है, तो यहाँ पर C जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। A defense of English people is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A place where ammunition is hidden, अ प्लेस वेयर एमुनिशन इज हिडन, उसे क्या बोलेंगे? एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है। पैंट्री, कैश, वेनियल, सैक्रेलेज। तो यहाँ पे कैश हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जहाँ पर एमुनिशन, गोला बारूद या इस तरह बुलेट्स ये सब रखे जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? कैश। इट इज़ अ काइंड ऑफ नरेटिव दैट इज कन्वेड एंटायरली बाई एन एक्सचेंज ऑफ लेटर्स। नाउ इट इज़ अ काइंड ऑफ नरेटिव जहाँ पर कोई चीज़ एंटायरली कम्युनिकेट की जाती है एक्सचेंज ऑफ लेटर्स के जरिए, और जहाँ पर तो एक्सचेंज ऑफ लेटर्स होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? एपिस्टोलरी नावल की बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल नावल, मिस्ट्री, पिकारेस्क नावल। तो यहाँ पर जब लेटर्स की बात आती है, जहाँ पर ये कहा जाता है नरेटिव दैट इज़ कन्वेड एंटायरली बाय एन एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, तो वहाँ पर एपिस्टोलरी नावल ही आपका आंसर होगा। एपिस्टोलरी नावल के एग्जाम्पल्स आप हमें कमेंट में बताइएगा। Dash is also a versified expression of grief on the occasion of particular person's death but differs from LG in that it is short। ये LG से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये कैसे होता है? शॉर्ट होता है कंपेरेटिवली। इज लेस फॉर्मल, थोड़ा सा कम फॉर्मल है, एंड यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज ए टेक्स्ट टू बी संग, एंड द मेन मोटिव of writing this genre is to sing। okay, examples are Shakespeare's Full Fathom 5, Thy Father Lies। अब आपको बताना है, it is a kind of a versified expression of grief on the occasion of particular person's death but differs from the LG in that it is shorter, comparatively less formal, and usually represented as a text to be sung, okay, not to be read। ओके तो क्या होगा? ऑबर्ट होगा, इंटरलूड होगा, डर्ज होगा, ड्रामेटिक पोम होगा। तो हम बात कर रहे हैं डर्ज की, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, विच नॉवेल ऑफ गैल्सवर्दी पोर्ट्रेज माइजरली लंडन बुक सेलर एंड इज अ मास्टरली स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्सेंट्रिसिटी। अब क्वेश्चन है, इट इज़ अबाउट द नॉवेल ऑफ गैल्सवर्दी, पोर्ट्रेयल ऑफ माइजरली लंडन बुक सेलर, मास्टरली स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्सेंट्रिसिटी। ये कहाँ पर, ये किस प्ले की बात हो रही है? आप बताइए। विच नॉवेल ऑफ गैल्सवर्दी डज दीज थिंग्स? क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। राइस मैन स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 18 में जिन दोस्तों के जवाब सी आ रहे हैं वो सबके सब सही हैं। सी जवाब देने वाले यहाँ पर सही होंगे। ये हो जाएगा राइस मैन स्टेप्स। The सुल्तान रूल्स इज सब्जेक्ट्स विद हाई हैंड। अगर कोई रूल कर रहा है विद हाई हैंड, इस इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? इफ़ यू आर रूलिंग समबडी विद अ हाई हैंड, इफ़ यू आर डीलिंग समबडी विद अ हाई हैंड, इफ़ यू आर बिहेविंग with somebody with a high hand, what does it mean? What do you mean by high hand? Oppressively, gently, occasionally, cheerfully। बताइए, रिस्पॉन्ड कीजिए। तो यहाँ इफ़ यू आर डीलिंग somebody with हाई हैंड इट मीन्स यू, आप उनके ऊपर थोड़ा सा अत्याचार कर रहे हैं, ऑपरेसिवली डील कर रहे हैं, थोड़ा सा नहीं अच्छे से अत्याचार कर रहे हैं, ऑपरेसिवली डील कर रहे हैं। दोस्तों इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिएगा, अदरवाइज एग्ज़ाम के बाद आपको फिर ये क्वेश्चन याद आए तो फिर वो स्यूडो विजडम, बारोड विजडम किसी काम की नहीं होती। अरे मुझे तो आता था, पंकज सर ने बताया था, लेकिन मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं भूल गया, मैंने दोहराया ही नहीं, मैं क्या करूं? तो बाद में छाती पीटने का कोई मतलब नहीं होता। अभी से पढ़ लीजिए, जितनी ड्रिल्स करवाई गई हैं, बाकी चीज़ें करवाई गई हैं, इतने टू द पॉइंट क्लैरिटी से जो
एक सेंस ऑफ क्लैरिटी है, जो टू द पॉइंट अप्रोच है, जो टॉपिक टू बुक अप्रोच है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं भी जाके कंपैरिजन कर लीजिए, हर जगह जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड के कोर्स के नाम पे आपको खिचड़ी देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, लाइन बाय लाइन ऑल द पोम्स का एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा आपको? कहीं नहीं मिलेगा। आपको इन फैक्ट्स को समझना होगा। और बाकी चीज़ें, सिर्फ नॉवेल्स कुछ बचे हुए हैं, उसके बाद एलटी ग्रेड का पूरा कोर्स हमने कंप्लीट कर दिया। और अभी भी फिर से मैं जब भी ज़रूरत पड़ेगी लाइव आऊँगा आपके लिए, एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए। लेकिन ये पक्का है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ रही है और वो क्लियर भी बहुत जल्द होगी। इसको लेके आप बिल्कुल गलत फहमी ना पालें, टीजीटी एलटी दोनों की साथ साथ तैयारी करें। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, वो जो हमारे सारे पेड कोर्सेज पे वसु 70 का कूपन कोड है वो अप्लाइड है। आप जाइए सीधे ऐप को खोलिए, द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमेशा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ पर जाइए, उसको ओपन कीजिए, जिस बैनर लगे हुए हैं, जो कोर्स आपको पसंद है उस बैनर पे टच कीजिए। जो हमारे ये डिस्काउंट खासकर मेन को टीजीटी लिटरेचर, टीजीटी कंप्लीट कोर्स, एलटी लिटरेचर, एलटी कंप्लीट कोर्स पर अप्लीकेबल है। तो वहाँ पर जाकर आप इन बैनर्स को टच करेंगे, उसके बाद ये कोड अप्लाई करेंगे, आपको 70% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप अवेल कर सकते हैं। ये बहुत टेम्प्रेरी ऑफ़र है, चूँकि हमेशा इस तरह के ऑफ़र देना मुश्किल होता है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाई हैंड पहले देख लेते हैं। यूजिंग पावर और अथॉरिटी मोर फोर्सफुली दैन इज नीडेड विदाउट थिंकिंग अबाउट द फीलिंग्स एंड विशेज ऑफ अदर पीपल। व्हेन यू यूज योर अथॉरिटी एंड पावर विदाउट फीलिंग एंड यू यूज दिस पावर विथ फोर्स, ओके, विदाउट थिंकिंग अबाउट द फीलिंग्स एंड विशेज ऑफ अदर पीपल, तो वहाँ पे होता है हाई हैंड। यू आर dealing somebody, it means you are dealing somebody with high hand, okay? So dealing somebody with high hand is something very objectionable thing and is not respected in democracy, so आपको careful रहना चाहिए। कोई भी हाई हैंड का ये अगर इडियम आता है, फ्रेज आता है, तो आपको, द टर्म स्पूफ वॉज इन्वेंटेड बाय द कॉमेडियन। स्पूफ क्या होता है? किसी फिल्म की, किसी चीज़ की जो इमिटेशन होती है, खासकर जो फनी इमिटेशन होती है, एग्जैजरेटेड इमिटेशन होती है, उसे स्पूफ बोलते हैं। तो स्पूफ से कंफ्यूज नहीं होइएगा। टर्म्स आपको, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आपको मालूम होना चाहिए। तो स्पूफ नाम का टर्म पूछा गया है, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, कौन से कॉमेडियन द्वारा? क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में रॉबर्ट साउदे, आर्थर ब्रूक्स, रिचर्ड क्लार्क, डैनियल रॉस, ये ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 20 में बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। आर्थर रॉबर्ट्स इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, आज के ये 20 क्वेश्चंस थे। ये 20 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, एलटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, जीआईसी लेक्चरर के लिए और बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए, जिन सभी का नाम यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। तो इनको पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।